हेलो बच्चों। तो चलिए, अब हम लेक्चर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें बार बार सुनने को मिलेंगी केमिस्ट्री में। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारी है वो है एटम। ठीक है। एटम जो है वो क्या है यार? देखो, ऐसा समझ लो, बेसिक अभी जो मैं समझा रही हूँ कि एटम कुछ इस तरीके का है जिसके सेंटर में हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस। इसमें दो लोग रहते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। कौन रहते हैं इसमें? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब किसी भी बंदे के पास कितने प्रोटॉन्स हैं वो कहा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाएगा? वो उसका एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल जेड के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? कैपिटल जेड से। इसके अलावा उसके पास कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल हैं, मतलब पी, पी से प्रोटॉन्स और एन, एन से न्यूट्रॉन्स। तो टोटल कितने पी और एन दोनों मिला के हैं, उसको बोलते हैं उसका मास नंबर। क्या बोलते हैं उसको? उसका मास नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, तो मैं लिखूंगी उसका सिंबल। लिख दिया उसका सिंबल। नीचे लिखा उसका एटॉमिक नंबर। नीचे क्या लिखा? उसका एटॉमिक नंबर जो आपको जेड से रिप्रेजेंट करना है। और ऊपर लिखा उसका एटॉमिक, तो सॉरी, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। क्या लिखा? उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, जैसे आप बोल रहे हो। ठीक है। अब किसी भी एटम के पास कितने तरीके के लोग हैं? देखो, हमारे सिलेबस में कितने तरीके के लोग हैं? तीन। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है ना यार, ये बहुत ही कम होता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1/2000 टाइम्स होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। 2000 गुना कम। तो इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट मार देते हैं। और मास सिर्फ और सिर्फ किससे मानते हैं कि किसकी वजह से आ रहा है एटम का मास? पूरा का पूरा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। पूरा का पूरा किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम अगर मैं बोलूं, क्या? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। अभी इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेट्स से, तो हाइड्रोजन का कोई भी एटम हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बट उसका मास नंबर क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। क्यों डिफरेंट होने वाला है? कैसे होने वाला है? इसको हम आइसोटोप्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज इसी वाले लेक्चर में हम आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर डिफरेंट रहता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा मीनिंगफुल चीज है कंपेयर टू मास नंबर। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में और ध्यान से देखते हैं। एटम जो है वो तीन लोगों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम ई नेगेटिव से। किसने डिस्कवर किया था इसको? जे जे थॉमसन ने। इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी कूलम को ईएसयू में आप कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी -4.8 × 10⁻⁻10। या फिर रिलेटिवली हम इसे बोलते हैं कि -1 यूनिट। ये रिलेटिव है कि -1 यूनिट हमने किसको बोला हुआ है? -1.6 × 10⁻⁹ कुलम को। ठीक है। अब मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 9.1 × 10⁻⁻31 kg, या फिर 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। या फिर अगर एएमयू में बात करूं, मैं एएमयू को बहुत डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। तो एएमयू में इसका मास होता है 0.000544 एएमयू। बहुत ही कम। स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? मैंने आपको पहले भी बताया, चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? देखो, उसका चार्ज ये रहा, कूलम में चार्ज ये रहा, मास ये रहा ग्राम में। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। प्रोटॉन को, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, डिस्कवर किया था रादरफोर्ड ने। इस पे, यहाँ पे बेटा ये बी आएगा। ठीक है। कुलम सेम चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, सेम चार्ज, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। ईएसयू में भी सेम ही चार्ज होगा, तो ओनली डिफरेंस विल बी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? +1 यूनिट। बेटा ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। ये यहाँ नहीं होने वाला। ये क्या होने वाला है यहाँ पे? +1 यूनिट। ठीक है। अब मास क्या होगा? देखो इसका मास, देखो इसका मास
10 की पावर -27 kg के टर्म्स में है ये, और ये देखो 10 की पावर -31 kg के टर्म्स में। तो कितना ज्यादा कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से, कितना ज्यादा कम, राइट। इस चक्कर में हम उसको नेग्लेक्ट मार देते हैं। इसका मास एएमयू में ये रहा, और चार्ज बाय मास रेशियो आपका ये रहा। ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। चार्ज इस पे होता है 0, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, देखो एएमयू में भी बराबर होता है। चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो 0 को डिवाइड करूंगी मैं किसी भी मास से, तो वो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। आप साथ साथ बेटा प्लीज ये नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ये मैंने आपको अभी भी बताया है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल लिखते हैं, ऊपर ए लिखते हैं, ए मींस मास नंबर, नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए जो है ऊपर वाला, उसको आप चाहे लेफ्ट में लिख लो चाहे राइट में लिख लो, डजेंट मैटर। ए क्या है यहाँ पे? फिर से बता देती हूँ, मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। जेड का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर इन एन एटम। अगर एटम न्यूट्रल है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं, गेन नहीं किए हैं, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा न्यूट्रल एटम के अंदर बराबर होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? इसको मैं बताने भी वाली थी ना आपको, है ना? ध्यान से देखना। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, फिक्स्ड एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट सेम रहता है, देखो जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट का बेटा एटॉमिक नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया। अब मास नंबर डिफरेंट क्यों हुआ? मास नंबर डिफरेंट क्यों हुआ? देखो नीचे वाला तो क्या है? प्रोटॉन का नंबर, तो सब में पी है। पी क्या हो गया? 1 1 1। ऊपर क्या था? ए। और ए क्या था? n+p, है ना? तो n+p ऊपर वाले का यहाँ कितना हुआ? 1, यहाँ कितना हुआ? 2, यहाँ कितना हुआ? 3। आपको p की वैल्यू पता है? आपको p की वैल्यू पता है 1, और n+p की वैल्यू पता है 1, तो n की वैल्यू कितनी है? 0, राइट, क्योंकि 1 + 0 ही तो 1 है। ऐसे ही अगर n+p पता है मुझे 2, और p पता है 1, तो n की वैल्यू निकल गई 1। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू निकल जाएगी 2, अगर n+p 3 है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, सब में प्रोटॉन का नंबर सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? न्यूट्रॉन्स के नंबर में। डिफरेंट कहाँ आ रहा है? न्यूट्रॉन्स के नंबर में। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे फर्क किस में आता है? इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि मास का फर्क है ना। मास के फर्क होने पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब में फर्क आता है। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे। क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम ही होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। चलो, एक चीज और, ये जो हाइड्रोजन है, जिसको आप, जिसका मास नंबर आपका 2 है, इसी को ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन। और ये जो है, ये वाला, जिसको मैंने पर्पल वॉलेट कलर से डिनोट किया हुआ है, 3 जिसका नंबर है, मास नंबर है, उसको हम ट्रीटियम बोलते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये रेडियो एक्टिव है। खास बात क्या है इसकी? कि ये रेडियो एक्टिव है। आइसोटोप्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन का 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। ऐसे ऑक्सीजन का होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है। तो बहुत सारे आइसोटोप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के मौजूद हैं। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार में क्या फर्क है? देखो, आइसोटोप क्या था? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, तो बंदा एक ही है, एलिमेंट एक ही है। आइसोबार में उल्टा होता है, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब जैसे ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ ना, तो बंदा ही बदल गया, क्योंकि एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, राइट। तो अगर आपने एटॉमिक नंबर ही बदल दिया, तो बंदे ही बदल गए। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे मास नंबर सबका 40 है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम सबका 40 है, लेकिन इन सबका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। अब जैसे ये एटॉमिक नंबर बदला, तो देखो बंदे बदल गए, आर्गन आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया। तो ये अलग अलग लोगों की कहानी है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स की कहानी है। ये एक ही एलिमेंट की कहानी है, आइसोटोप। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। चलिए, आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है? जहां पे n-p सेम हो, न्यूट्रॉन का नंबर माइनस प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे फ्लोरीन में नीचे वाला नंबर क्या है? आपका क्या है नीचे वाला नंबर? एटॉमिक नंबर है ना, पी का नंबर 9। यहाँ पे क्या है? 11। ठीक है। अब n+p की वैल्यू कितनी है? 19। यहाँ पे n+p की वैल्यू कितनी है? 23।
तो बेटा आपको n प्लस पी पता है, पी पता है, n निकाल लो। यहाँ पे n कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 12। अब क्या करना है, n माइनस पी। देखो 10 - 9 कितना आया 1। यहाँ 12 - 11 कितना आया 1। क्योंकि दोनों का n माइनस पी सेम है तो हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स। क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम और क्लोरीन का। तो पोटेशियम में देखो नीचे, इधर देखो, ध्यान से देखो। पी की वैल्यू कितनी है 19, यहाँ पे कितनी है 17। एन प्लस पी की वैल्यू कितनी है 39, यहाँ पे कितनी है 37। अब आपको पी पता है, एन प्लस पी पता है, तो दोनों का एन निकाल लो, निकाल लो। यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 20। ठीक है। अब दोनों के न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, सेम है। दोनों के न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, सेम है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोन्स। क्या बोल रहे हैं, आइसोटोन्स। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जेई में और नीट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे H नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मली एक। नेगेटिव आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, कितने हो गए, दो। हीलियम के पास कितने होते हैं, दो ही होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम के पास कितने होते हैं वैसे, तीन। एटम में कितने होते हैं, तीन। +1 आ गया मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, एक। तो कितने बचे अब, दो। बेरिलियम के पास कितने होते हैं, कितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका, 4। +2 आ गया मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो। तो अब कितने बच गए, दो। तो देखो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, टू। राइट। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे N3 नेगेटिव। एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तीन नेगेटिव है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो टोटल कितने हो गए, 10। ऐसे ही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, 8। अगर मैं इस पे 2 नेगेटिव लगा दूं तो दो ले लिए इसने, लीडिंग टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, 10। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 9। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। एक ले लिया तो कितने हो गए, 10। सिमिलरली नियॉन। नियॉन जो है, ये रहा नियॉन। नियॉन जो है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 10 ही होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ O-2, F नेगेटिव, नियॉन एंड N-3। इसके अलावा Na+, यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। +1 आ गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो Na+ क्या हो गया, अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। Mg+2। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे, 12। 2+ आ गया मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने हो गए, 10। सिमिलरली एल्यूमिनियम पे +3 आ गया तो इस पे होता है 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 में से अगर 3 छोड़ दिए तो कितने बचे, 10। तो ये जो सारे हैं, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। आई होप इट इज क्लियर। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइसोस्टेर्स। आइसोस्टेर्स, यहाँ पे देखो ये इनको, ये क्या है, यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम होना चाहिए, इसके अलावा एटम्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। मतलब आइसोस्टेयर्स में क्या हो गया कि भाई आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम होना ही चाहिए, पर एटम का नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे N2 और CO2। N2O नाइट्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, टोटल लीडिंग टू 3 एटम्स। CO2 कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स, टोटल लीडिंग टू 3 एटम्स। तो एटम्स तो तीन तीन हो गए दोनों में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। भूल गए, दो दो नाइट्रोजन हुए तो कितना हुआ फिर, 7 × 2 = 14। राइट। अब 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8। तो 14 + 8 लीडिंग टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही CO2 में निकाल लो। कार्बन का कितना होता है, 6। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो दो में कितने होंगे, 16। दो में 16 हो गए, कार्बन में कितने थे, 6। तो 16 + 6 22। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन जी ने दी थी 1808 में, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, एटम्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि ये बात गलत है, अब गलत है एकदम, पर उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। इन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए इसके, ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
जेई में 2 से 3 दफा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था कि एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ठीक है। जितने भी एटम्स हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। मतलब अगर हाइड्रोजन का एक एटम लूंगी और दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम लूंगी तो वो दोनों एकदम सिमिलर होंगे। बट अगर हाइड्रोजन का एक एटम लूंगी और दूसरे हाथों में ऑक्सीजन का एक एटम लूंगी तो ये एकदम डिफरेंट होंगे। तो एक ही एलिमेंट के दो एटम्स एकदम सेम होते हैं, दो एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स एकदम अलग होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम एकदम अलग होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उनमें जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उनका रेशियो एकदम फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे अगर पानी बनेगा तो पानी जब बनेगा तो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके ही पानी हमेशा बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स ले लोगे तो वो कंपाउंड बदल जाएगा, फिर वो कंपाउंड पानी नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एटम्स का जो रेशियो होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है और इंटीजर में होता है। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होंगे ना क्रिएट होंगे। मतलब एटम कंजर्व्ड रहते हैं। बस एक एटम एक जगह से हट के दूसरे जगह पे चला जाता है। इन दी सेंस मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। अभी मैं बैलेंस कर देती हूँ उसको हाफ से। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन जो पहले अपने आप के जैसे बंदे से जुड़ा था अब वो मैग्नीशियम से जाके जुड़ गया, तो बस रीअरेंज हो गया, किसी और के साथ जाके जुड़ गया। लेकिन लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, ये एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ठीक है। रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थे? तो देखो यार इनके लिमिटेशंस थे। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि एटम अब इनडिविजिबल बचा ही नहीं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट उस जमाने में उनको ये चीज नहीं पता थी। ठीक है। इसके अलावा वो ये भी नहीं बता पाए कि भाई एक एटम दूसरे एटम या अपने जैसे दूसरे एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ के H2 क्यों बनाता है, ये नहीं बता पाए। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O क्यों बनाता है, वो ये भी नहीं बता पाए। तो वो ये सब चीजें नहीं बता पा रहे थे। ठीक है। इसके अलावा तो उन्होंने बोला एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन के एटम से एकदम सिमिलर होगा। अभी अभी आप याद करो, हमने आइसोटोप्स की कहानी पढ़ी। अगर ये 1 वाला है और ये 2 वाला है तो ये डिफरेंट होते हैं ना अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो वो यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती कर गए। ठीक है। तो ये डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके अलावा वो और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि यार आपने पढ़ा होगा कार्बन की कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। ये कार्बन ही है, ये कार्बन ही है लेकिन अलग अलग तरीके से रह रहा है। इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। हम जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो हम वहां पे एलोट्रॉप्स के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। तो जो कार्बन है वो उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं। क्यों है पता नहीं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपनी थ्योरी में, इसलिए ये फेल हो गई। ठीक है। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जवाब वहां पे दे दूंगी। चलिए, अभी थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ाएंगे। हैव अ ग्रेट डे।